राही मासूम रजा का भी जो है महाभारत में उनका नाम आता है, और जहां तक मुझे याद है कमलेश्वर ने भी लिखा है। जी। तो फिल्म और वेब सीरीज को मैं दो तरीके से, आप जो कह रहे हैं, मैं संभवतः ये कह सकते हैं कि दोनों कहीं हैंड बाय हैंड जा रहे हैं। किताबों के माध्यम से कमाना असंभव है। 1% लेखक हैं जो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जी। और आज के दौर में जब किताबें पढ़ना थोड़ी धीरे धीरे कम हो रहा है, वहां पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। हिंदी पठन पाठन कम हुआ नौकरी की वजह से, जी। तो हिंदी का बाजार जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कमर्शियल सक्सेस उस तरह की नहीं आती है हिंदी के साथ। जो मुझे लगता है पिछले काफी वर्षों में, और ये मेरे साथ भी हुआ, नौकरी की जो भाषा रही वो हिंदी बची नहीं। जी। अन्यथा, अनलेस कि आप किसी हिंदी अखबार, हिंदी मैगजीन में काम कर रहे हैं या अनुवादक के तौर पे काम कर रहे हैं, जो कि सिर्फ हिंदी से जुड़ा हुआ है, जी। हिंदी नौकरी की भाषा नहीं बची। ना बचने की वजह से हर किसी ने हिंदी को पढ़ने का जो है वो छोड़ना शुरू किया। जी। आप अब देखें, गरीब तबका भी जो है वो भी अंग्रेजी मीडियम में जाना चाहता है। बिल्कुल पहले बिल्कुल। हम वही हिंदी पढ़ रहा था। तो हिंदी कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। उसका एक कारण ये हुआ कि नौकरी की वजह से हमने साहित्यिक रुझान नहीं रखा। पहले तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थे इतने डिस्ट्रैक्शन, तो घर में धर्मयुग आ जाती थी। जी। अभी यहाँ जिंदगी फिर भी चल रही है, जैसे मैगजीन्स आया करती थी, चंपक नंदन, तो बच्चों को पढ़ने की आदत थी। हम कहानियां पढ़ाते थे, साहित्य से जुड़े हुए थे। जी। लेकिन अब अगर आप देखें तो साहित्य से जुड़े रहने का हमारे पास कोई खास वो बचा नहीं है। जी। पुराना साहित्य जो है, पहले जो लिखा जा रहा था, उसमें साहित्य, प्रेमचंद का साहित्य आज भी पॉपुलर है। जी। एक कारण है कि सिलेबस में है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भाषा मुझे बहुत आसानी से समझ में आता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। बड़ी से बड़ी बात को बहुत आसानी से बताते हैं। तो प्रेमचंद के बिकने का एक बहुत बड़ा कारण वो है। जी। ऐसे ही आप देखें और भी जो बहुत पॉपुलर राइटर्स हैं, तो मनोज श्याम जोशी की बात कर दीजिए आप। प्रेमचंद जितने नहीं, लेकिन उनकी भाषा भी लोग पसंद करते हैं। जी। तो भाषा सरल है। सरल भाषा हमेशा एक सेगमेंट को पसंद आएगी। वही एक सेगमेंट होगा जो आचार्य चतुर्सेन की संस्कृत निष्ठ भाषा को भी पढ़ना चाहेगा। जी। तो सेगमेंट पाठकों का हर तरीके का रहेगा। कोई पाठक ऐसा होगा जिसको कि एकदम बिंब के साथ अलग तरह की साहित्यिक और जी। अलंकृत भाषा पसंद आती होगी। तो सभी सभी तरह के, मेरे पिताजी संस्कृत प्रोफेसर हैं, उनका उस भाषा के ऊपर पकड़ है, तो जी। आप उनको जब देंगे इस तरह की भाषा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। जी। तो ये अलग अलग मुझे लगता है टेस्ट है। तो आने वाले नए समय में क्या हुआ है कि नए समय में नए पाठकों ने आज की जो भाषा युवाओं की है उसको लेकर कहानियां लिखनी शुरू जी। की। इसमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छी कहानियां लिखी, अच्छी कहानियां हैं, मार्केट में बिकी भी हैं। कुछ लोगों ने बहुत बुरा भी लिखा है। मतलब ये भी हुआ है कि कई सारे नए लेखक सिर्फ इसलिए आए हैं जी। कि उनको लगा कि ये 4-5 लोग जो आए पहली किताब से बेस्टसेलर हो गए, स्टेज पे जाते हैं, इंटरव्यू होते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होगा। ये जी। भी हुआ है। तो मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि बहुत सारी चीजें खराब भी हुई हैं। जी। लेकिन खराब चीजें कभी भी चलती नहीं। चलती नहीं है। ऐसे लोग टिके ही कितने हैं, जी। वो नहीं टिक पाते हैं, वो बचे, वो अपना अपना सेगमेंट है। तो जी। साहित्य में पुराने जो लोग हैं, मुझे लगता है कि कई बार उनको एक नाराजगी संभवतः ये भी है कि पहले एक मठाधीशी थी। जी। अगर शिष्य त्रिपाठी को लिखना है जी। और नवीन चौधरी जो है वो स्थापित साहित्यकार है, तो उनको मेरा आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जी। बिल्कुल। अब मैं एक चिट्ठी लिखूंगा कि शिशिर जी की किताब छापी जाए, फिर शिशिर जी की किताब छपेगी। अब क्या हुआ कि इस डिजिटल टाइम में ये टूट गया। अब मुझे जी। आवश्यकता नहीं, मैं मार्केटिंग की दुनिया से आता हूँ। मुझे किसी की वो नहीं चाहिए कि आप जो है साहित्य के आदमी हैं, आपकी किताब छपनी चाहिए। मैंने कहानी लिखी, वो प्रकाशक को समझ में आई, पाठकों को समझ में आई। जी। तो मुझे लगता है कि कई बार विरोध सिर्फ और सिर्फ इस कारण से है। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि डम डाउन हुआ है। नए लेखकों के अंदर भी आप देखें तो बहुत सारे लेखक जो है मास लिख रहे हैं, हम कहेंगे चेतन भगत की तरह भी लिख रहे हैं। तो जी। मैं ये मानता हूँ उन लोगों का योगदान ये है कि उन्होंने एक बड़े सेगमेंट को आज भी पढ़ने के लिए जगह जी। जिंदा रखा है। जी। जी। पब्लिशिंग इंडस्ट्री जिंदा जो है वो बिजनेस पे रहेगी। जी। वो बिजनेस तब चलता है जब सामान वो- बिकता है। इन्होंने इस इंडस्ट्री को भी जिंदा रखा है। जी। और हर पाठक को आप ये मानिए कि आगे होता है। अगर आपने चेतन भगत का उदाहरण लिया, और मैं चेतन भगत को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मानता हूँ, मैं नहीं पढ़ता उनको, जी। लेकिन मैंने पढ़ना चेतन भगत से शुरू किया दोबारा कहानियों की। जी। बिल्कुल चेतन भगत को जब मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया तो मैंने उनके पहले 3-4 उपन्यास पढ़े, और फिर मुझे लगा कि नया कुछ नहीं दे रहे। बिल्कुल। जी। और वहां से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन जो पढ़ने की वो इच्छा थी ना, वो जग गई कि ट्रेन में जाते हुए पढ़ूंगा, फ्लाइट में पढ़ूंगा, घर पे खाली टाइम में पढ़ूंगा। तो वो जो पढ़ने की इच्छा थी, वहां से मैं फिर अरुंधति रॉय को भी पढ़ता हूँ, वहां से मैं सलमान रश्दी को भी पढ़ता हूँ, मेरा मूवमेंट होता है। जी। फिर मेरे को ध्यान आता है कि प्रेमचंद की, अरे वो कहानी मैंने पढ़ी थी, क्योंकि नौकरी के चक्कर में हम अंग्रेजी में आ गए थे। जी। फिर मैं वो प्रेमचंद के उपन्यास फिर खरीदता हूँ, फिर उसको पढ़ता हूँ, फिर मैं रेणु को पढ़ता हूँ।
फिर मेरे को इंटरेस्ट आना शुरू होता है, तो उसके बाद मैं निर्मल वर्मा को भी पढ़ता हूँ, फिर मैं आचार्य चतुर्सेन भी पढ़ रहा हूँ, मैं मनोहर श्याम जोशी भी पढ़ रहा हूँ, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भी पढ़ रहा हूँ। तो ये देखिए कि ये सब ने जो है ना, ये एक सेगमेंट को बढ़ाया है। जी लेकिन हो सकता है कुछ लोग इससे आगे ना जाए, तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चेतन भगत पर ही रुक गए होंगे, जी लेकिन एक सेगमेंट आगे भी बढ़ा है। तो मैं नए राइटर्स का ये योगदान मानता हूँ। कुछ ने खराब किया होगा, लेकिन वो खत्म भी हो गए। उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने एक सेगमेंट को तैयार करके दिया है नए मार्केट को। जी। अ, नवीन जी, एक वेब सीरीज के लिए इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये लॉजिकल एक्सटेंशन है या एक कमर्शियल सक्सेस के लिए और सर्वाइवल के लिए आप इसको एक मजबूरी की तरह देखते हैं? जो आपका सवाल है, इसको नजरिए के पॉइंट ऑफ व्यू से मनोहर श्याम जोशी भी धारावाहिक लिखा करते थे। जी राही मासूम रजा का भी जो है महाभारत में उनका नाम आता है। और जहां तक मुझे याद है, कमलेश्वर ने भी लिखा है। जी तो फिल्म और वेब सीरीज को मैं दो तरीके से, आप जो कह रहे हैं, मैं संभवतः ये कह सकते हैं कि दोनों कहीं हैंड बाय हैंड जा रहे हैं। किताबों के माध्यम से कमाना असंभव है। 1% लेखक हैं जो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जी और आज के दौर में जब किताबें पढ़ना थोड़ी धीरे धीरे कम हो रहा है, वहां पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप अच्छा जीवन जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी पे बेस्ड रहे, तो दूसरे काम करने पड़ते हैं। मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल था, तो किताब की रॉयल्टी कम ज्यादा आ रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक आमदनी का स्रोत है। तो आप ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे अगर आप सिर्फ लेखन करना चाहते हैं, तो आपको अधिक ऑप्शन चाहिए। आप अखबार में लिखें, मैगजीन में लिखें, किसी और के लिखें, उसमें वेब सीरीज या फिल्म राइटिंग जो है एक बड़ा पैसा देती है। तो ये आर्थिक फैक्ट साइड तो निश्चित तौर पे है ही है। जी और इसको मैं एक्सटेंशन भी लॉजिकल मानता हूं, कई कारणों से। जो मैंने तीन चार नाम लिए, इनका साहित्य में कहीं भी नाम वो नहीं है, डाउन नहीं होता इसलिए कि उन्होंने फिल्में लिखी थी। इनका नाम आज भी उसी तरह के का है, और जिस तरीके से इन्होंने जो फिल्में और धारावाहिक इन्होंने लिखे हैं, वो आज भी याद किए जाते हैं। तो जी आज भी अगर एक बढ़िया वेब सीरीज लिखनी है, तो उस बढ़िया वेब सीरीज के लिए आप देखिए कि जो एक साहित्यकार होता है, उसके पास हमेशा वो दृष्टि होती है। जो बहुत छोटा सा चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज एकमात्र यही है कि किताब के लिए लिखना और दृश्य माध्यम के लिए लिखना, उसमें फर्क है। दृश्य में मुझे वो सारी चीज दृश्य के अंदर दिखानी है, किताब में एक्सप्लेनेशन के जरिए दृश्य क्रिएट करना है। तो एक वो स्टाइल का डिफरेंस आएगा, लेकिन क्या चरित्र वहां पर नहीं क्रिएट किए जाते? हर पात्र बिल्कुल की विशेषता को हम चाहे उपन्यास लिखें, चाहे हम कैरेक्टर लिखें, हर स्थिति में स्थितियां भी आएंगी। वो जो एक एक्ट के स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्ट्रक्चर भी आते हैं। जी ये सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक राइटर के लिए लॉजिकल एक्सटेंशन आप उसको मान सकते हैं कि अगर उनकी रुचि है। मैंने प्रयास किया था, मैंने भी प्रयास किया था, तो मेरे को चूंकि चमक धमक से, और मैं कई बार नई चीज एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मुंबई जाके कुछ दिन रहा भी नौकरी छोड़ने के बाद, लेकिन समहाउ मुझे ये एहसास हुआ कि जिनके साथ मैं काम कर रहा था, शायद मैं उस तरीके से नहीं कर पाऊँ। जी तो ये मेरी पर्सनल वो है कि मैं समझता हूँ कि मैं अपनी चीजों के अंदर फॉर्मूला नहीं घुसाऊंगा। जी अगर मैं जिसके साथ काम करूँ फॉर्मूला घुसाना चाहते हैं, तो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे कहे कि आप जो है इस विषय पर इस तरह का एक डिफरेंट लाके दीजिए, तो मैं रिसर्च करके वो वेब सीरीज लिखने को तैयार हूँ, जिससे कि मुझे पहचान भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, और मेरा राइटिंग सुख भी होता है। जी दूसरा एस्पेक्ट जो फाइनेंस का हमने किया कि साहित्य मेरा एक तरफ है, साहित्य की रचना अलग होगी, और फाइनेंशियल में इसको करूंगा। तो मैं मानता हूं कि लेखकों को मौका मिले तो उनको जाना चाहिए, और बल्कि हम लोग जो है ज्यादा योग्य हैं ये सीरियल लिखने वालों से। जी वरना तो मैं देख रहा था कि जब मैंने जयपुर छोड़ा, तो बीच में कभी कभी मैं आता था, तो नैतिक और अक्षरा के जीवन में बहुत कष्ट था, मम्मी मेरी देखती हैं। और वो कष्ट जो है कल रात को भी उनके जीवन में चल ही रहा था। तो पिछले जी 10-12 साल से उनके जीवन का कष्ट खत्म नहीं हुआ है। जी तो इस तरह की समस्या से बेहतर है कि एक अच्छा साहित्यकार जब इस कहानी को लिखता है, तो आर्थिक उसको सपोर्ट भी मिलता है, एट द सेम टाइम जो है एक बेहतरीन चीज हम दृश्य माध्यम में भी लोगों को दे रहे हैं। आज भी हम लोग इसे याद रखा है। जी आज भी हम बुनियाद को इसे याद रख रहे हैं कि उन धारावाहिकों को लिखने वाले जो लोग थे, वो उपन्यासकार थे, जो समाज को समझते थे, जो समाज की कहानी को जानते थे। जी तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, लॉजिकल एक्सटेंशन है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जी जी नवीन जी, अभी हाल ही के समय में मैंने दो ऐसी वेब सीरीज देखी जो मुझे लगा कि किसी साहित्य जितनी ही खूबसूरत थी। एक का नाम था गुल्लक, जो आपने भी जिक्र किया। उसके तीनों सीजन बहुत ही खूबसूरत हैं। और दूसरा एक था निर्मल भैया की घर वापसी।
वो जी। भी बहुत ही खूबसूरत सीरीज थी। उसको देखने पे ऐसा ही लगता था कि आप कोई एक बहुत अच्छा सा उपन्यास पढ़ रहे हैं, उसके सारे चरित्र, छोटी छोटी चीजें। हाल ही में आपने कौन सी ऐसी आप अपने हमारे पाठकों, अब हमारे व्यूअर्स के लिए ये चीज बताएं, आपने जो अभी हाल में कोई वेब सीरीज देखी हो और जो किताब पढ़ी हो, तो आप एक हमें 3 किताबों का और 3 वेब सीरीज का अगर रिकमेंडेशन दें तो बहुत बहुत अच्छा होगा। जी। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में उलझा हुआ हूँ कि मैं लिखने का, पढ़ने का, सीरीज देखने का समय मुझे कम मिल रहा है। जी। लेकिन गुल्लक का तीसरा सीजन भी मैंने हाल में देखा, मैं पहले उसको नहीं देख पाया था। तो हम्म। वो एक तो रिकमेंडेशन जो आपने कही है वो है ही है। और मैं एकदम से अभी सीरीज में याद नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मैंने देखी हो। मैंने शायद पिछले काफी समय से कुछ नहीं देखा है। एक हम्म। हाल ही में क्लास के नाम से एक आई थी जो कि किसी जी। किताब के ऊपर ही है। जी। हालांकि वो बड़ा अलग किस्म का कैरेक्टर है वो, मुझे वो मजा नहीं आया उसके अंदर। जी। कहानी ठीक है, संभवतः उनका प्रयास था कि एलिट क्लास और एक जो निम्न तबका, उनके बीच का जो क्लास डिफरेंशिएशन है, जी। जब एक गरीब तबका जी। किसी जी। बड़े स्कूल में पहुंच जाए तो उनका जीवन कैसे है, उसके इर्द गिर्द अपराध को लेकर उन्होंने बुना है। तो कहानी शायद अच्छी थी, लेकिन हो सकता है देखने में एंटरटेनमेंट भी हो। वो लेकिन जो मैं अमेरिकन उसके सीरीज अंदर चाह का, रहा था। जी वो अमेरिकन जी। सीरीज का रीमेक है इंडिया में। जी जी, उसका रीमेक है। जी। तो जी। मुझे लगता है कि वो अभी भी संभवतः वो हमारे समाज का जो जी। गैप जो उसमें आना था वो नहीं आ पाया है। लेकिन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक है। जी। फिल्म के हिसाब से मैं भीड़ अभी देखना चाहता हूँ। उसकी जी। आलोचना भी हुई है, तारीफ भी हुई है। जी। लेकिन चूंकि अनुभव सिन्हा जो बनाते हैं उसमें वो सामाजिक विषय उठाते हैं, बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि वो एजेंडा पे चल रहे हैं। जी। लेकिन मैं आरोपों पे नहीं चलता, मैं फिल्म देखने के बाद तय करूंगा जी। कि उन्होंने क्या किया है। पर वो सामाजिक विषय उठाते हैं। तो ये एक फिल्म अभी मेरे इसमें है कि जो मुझे देखनी है। जी। किताबों में मैंने हाल ही में महाब्राह्मण पढ़ी। जी। और ये जो है इनकी, हमारे त्रिलोकनाथ पांडे जी की है, पहले गुप्तचर सर्विस में थे। तो ये महापात्रों को हम जानते हैं। महाब्राह्मण की जो उनकी कहानी है, ये हमेशा मनुवाद का एक वो आरोप लगता है कि ब्राह्मणों ने समाज को अलग डाला, लेकिन समाज की संरचना बड़ी अलग है। मानव का मस्तिष्क कैसे काम करता है कि ब्राह्मणों में ही पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण अलग और पितृकर्म करने वाले ब्राह्मणों जी। को अलग देखा जाता है, जिनको महापात्र, जी। महाब्राह्मण ऐसे अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। तो उनके ऊपर, उनकी स्थिति के ऊपर उनका पूरा उपन्यास है। जब आप उसको पढ़ना शुरू करते तो आपको एहसास होता है कि ये ब्राह्मण या किसी दलित की कथा पढ़ रहे हैं। तो जी। समाज का वो एक हिस्सा, छोटा हिस्सा, जिसको हम कई बार देख ही नहीं पाए। जी। तो फिर आपको कई बार लगता है कि जाति का जो अपना एक दम्भ है, प्रभाव है, वो है ही है। लेकिन क्या कई बार मानसिकता लोगों की और आर्थिक जो सिस्टम है, क्या वो जी। आर्थिक सिस्टम भी दलित क्रिएट कर रहा है? क्योंकि वो ब्राह्मण अपने आर्थिक सिस्टम की वजह से, सोच की वजह से दलित बन चुका है। जी। तो ये मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि ये तो बिल्कुल। पढ़ी ही जानी चाहिए। और इस बीच में मैंने क्या और पढ़ा है? इस बीच में मैं बस सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ल इन अ ग्लास केस मैंने पढ़ा। ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। जी। बहुत अच्छी रही, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन एंड आते आते थोड़ा सा मेरा मजा खत्म हुआ। जी। लेकिन थ्रिलर किसी को पढ़ने का शौक है तो मुझे लगता है वो उनको पढ़नी चाहिए। और तीसरी किताब जो मैं पढ़ने के लिए लाया हूँ, ठ से ठक्कन, या मैं उसका नाम अभी एग्जैक्ट भूल रहा हूँ। मैं भी बुक फेयर से खरीद के लाया हूँ। जी। नागार्जुन के ऊपर है वो। अच्छा। ठक्कन से नागार्जुन उसका नाम है, या ठ से ठक्कन नाम, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसके अंदर। तो वो एक किताब है जो कि उनके बारे में है। ये तीसरी एक किताब है जो कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं श्योर हूँ वो जो लिखा गया होगा शानदार होगा। नागार्जुन को समझना, उनको जानना जो है, वो मेरे लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। साहित्य का पूरी तरह से नहीं हूँ, लेकिन उनकी कविताओं से मैं, आप जो लोग सोशल मीडिया में जुड़े हैं, वैसे मैं कविताओं की और कवियों की खूब मजाक उड़ाता हूँ। लेकिन उनकी लिखी भी कुछ कविताएं मुझे बड़ी पसंद आती है, एकदम टच कर जाती है। किस तरह से उन्होंने बहुत सरल भाषा में विषय को उठाया। तो उनके कैरेक्टर के ऊपर मेरा बड़ा वो है, इंटरेस्ट है। तो मैं उनके बारे में उसमें जानना चाह रहा हूँ। जी। नवीन जी, हिंदी साहित्य से जुड़ा, हिंदी ले राइटिंग से जुड़ा एक और प्रश्न है। हमने अभी जी हाल ही के टाइम में देखा कि गीतांजलि श्री की किताब गिरसेट समाधि के इंग्लिश ट्रांसलेशन को बुकर प्राइज दिया गया, उनकी किताब को बुकर प्राइज दिया गया। जी और हमने देखा जो ये रिकग्निशन मिला उन्हें, किताब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही अच्छी किताब है। पर हम देखते हैं कि ये जो रिकग्निशन मिला और इवन जो कमर्शियल सक्सेस मिला, वो दोनों इस किताब के अनुवाद होने के बाद, उसके टूम ऑफ स्टोन, रेत समाधि से टूम ऑफ स्टोन बनने के बाद उसको ये रिकग्निशन मिला, कमर्शियल सक्सेस मिला। तो ये क्यों है? हमारे जो हिंदी लेखक हैं, क्या उनको रिकग्निशन और कमर्शियल सक्सेस पाने के लिए अनुवादकों पे निर्भर रहना पड़ेगा?
इसके दो तीन अलग अलग एस्पेक्ट पर से। एक तो जो हमने बात की कि हिंदी पठन पाठन कम हुआ नौकरी की वजह से, जी तो हिंदी का बाजार जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। जी तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कमर्शियल सक्सेस उस तरह की नहीं आती है। जी लेकिन हिंदी में इतना बुरा हाल भी नहीं जितना प्रायः देखते हैं, कई रॉयल्टी के विवाद चले कुछ समय पहले। तो इतना बुरा हाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब देखें कि देवदत्त पटनायक की किताब या अमीश की किताब ट्रांसलेट होके आती है, चेतन भगत की किताब ट्रांसलेट होके आती है, वो लाख कॉपी बिक जाती है हिंदी। जी अदरवाइज किसी अन्य साहित्यकार की किताब जो है वो 1000 2000 3000 कॉपी बिकना बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, 1000 से क्रॉस करते ही बड़ा नंबर हो जाता है वो। तो यहाँ पर मुझे लगता है दूसरा एस्पेक्ट आता है। वो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि किताब की मार्केटिंग प्रमोशन। जी अमिश की किताब हिंदी में नहीं बिकी थी। एक जी बार किसी बड़े लेखक ने लिखा था कि ऐसा नहीं, हिंदी में पाठक नहीं है, अमिश की किताब हिंदी में इतनी कॉपी बिक गई, देवदत्त की इतनी बिकी। दरअसल वो अमिश हिंदी में पढ़ने की जिसको सुविधा थी उसने देवदत्त पटनायक को पढ़ा। जी देवदत्त पटनायक की उस कहानी के इर्द गिर्द जो माहौल बना, जो उसकी मार्केटिंग हुई, जो प्रमोशन हुआ, जी अंग्रेजी प्रकाशकों ने जिस तरह से इस चीज को प्रमोट किया, उसने हिंदी पाठक को उत्साहित किया। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ सकता हूँ, दोनों समझ सकता हूँ, तो मैंने इंग्लिश पढ़ लिया। लेकिन ऐसा एक पाठक भी है जो नहीं पढ़ सकता। जब इन किताबों का अनुवाद आता है हिंदी के अंदर, एक चर्चा और होती है कि लोग पैसे नहीं खर्च करना चाहते। मैं भी कई बार कहता हूँ 200 से ज्यादा किताब की कीमत मत रखिए। जी लेकिन जब अमीश की किताब का अनुवाद होता है या देवदत्त पटनायक की किताब, वो 300 400 रुपए की होती है, वो तो उन्हीं लोगों ने खरीदी है। जी यानी पाठक है। मूल चीज ये है कि हम ये समझा नहीं पाए कि जिस तरह का लेखक है उस लेखक के लिए बाजार है। और ये मार्केटिंग को हिंदी के अंदर प्रायः वो माना गया है कि अछूत की तरह उसको दिया है कि इसको जी नहीं टच करना है। साहित्यकारों का भी विरोध रहा, उनको ये कहने में शर्म आती है कि हमारी किताब खरीदी जाए, पढ़ी जाए। मुझे लगता है कि प्रकाशक उसका फायदा उठा, प्रकाशक लाइब्रेरी से उनकी सेल आती है तो प्रकाशक भी उसके हिसाब से अपना उनका काम चल जाता है, लेखक खुश है तो चला लेते हैं काम। जब वो पुश आना शुरू होता है, देखिए हमने क्या लिखा उसको, मैं इस पर नहीं जाता मैंने अच्छा लिखा या बुरा लिखा, वो अपनी जजमेंट है। लेकिन जब मैंने पुश किया तो वो पुश करने से किताब तो बिकी। जी ये जो किताब बिकती है ये उस कमर्शियल सक्सेस को बढ़ाती है, उस मार्केट को इंक्रीज करती है। तो हिंदी के अंदर मुझे लगता है कि ये हमारी एक तो समस्या है कि सीमा है। जी लेकिन आज भी हिंदी समझने वाले लोग हैं, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं वो हिंदी भी पढ़ते हैं। जी तो क्या वो हिंदी समझने वाले अंग्रेजीदान लोगों तक हम जा सकते हैं? क्या हम उनको कह सकते हैं कि ये जो है किताब पढ़ी जानी चाहिए, इसका विषय वस्तु ये है, ये लेखक किस तरह का है? मेरी जब पहले उपन्यास आई थी तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि आते ही कैसे बेस्टसेलर में हो गई। जी उनके आश्चर्य होने का कारण ये था क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था। जी इसको किसी कवि सम्मेलन में नहीं देखा, इसको किसी साहित्यिक कार्यक्रम में नहीं देखा, ये किसी का जानने वाला नहीं है, साहित्य से जुड़ा नहीं है, तो ये आदमी कैसे हुआ? जी मेरी ब्लॉगिंग के जरिए जो मेरा एक ऑडियंस बना था, वो ऑडियंस प्रायः वही था जो कि मेरे आसपास का है। उसके बाद आगे एक्सटेंड हुआ, उसमें बहुत सारे अंग्रेजीदान लोग भी थे, अंग्रेजी की नौकरी करने वाले लोग थे, लेकिन हिंदी के भाषी थे, हिंदी पढ़ने वाले थे। उनको हिंदी पढ़ने की चीज नहीं मिलती थी, तो उनको हिंदी पढ़ने का एक सामान मिला जो उनको पसंद आया। और जब उनको पसंद आया, किताब बेस्टसेलर लिस्ट में आई, फिर धीरे धीरे वो बाजार बढ़ता गया और लोग मिले और लोग आए जिन्होंने पढ़ा, देखा, जाना। तो ये जो चीज है, अब महाब्राह्मण की मैं बात आपको कह रहा हूँ, मुझे पसंद आई, मैं बता रहा हूँ, और जो उसकी भाषा है आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन जब ये अंग्रेजी में आता है तो अंग्रेजी का प्रकाशक जो है उस चीज जी को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाएगा कि ये विषय ऐसा है, आपने जी नहीं पढ़ा अगर तो आप कुछ मिस कर गए। जी और मैं तो ये हिंदी में कह रहा हूँ, वाकई आप मिस करने वाली चीज है। लेकिन अगर उसको प्रमोट नहीं किया गया, ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। कमर्शियल एक कारण ये भी कि अंग्रेजी वर्ड लैंग्वेज है तो उसकी जी रिकॉग्निशन होने से मार्केट बढ़ेगा। तो हिंदी का मुझे लगता है कि प्रयास सरकार और प्रकाशक दोनों को मिलकर करना पड़ेगा कि हिंदी पढ़ने की आदत अभी बनी रहे, हिंदी बिल्कुल लोग पढ़ते रहें। सिर्फ हिंदी की क्लास में 10th का एग्जाम किसी तरह पास हो जाए उसके लिए हिंदी रहेगी तो नहीं कर पाएंगे। और जो अभी है उसको मार्केट तो किया जाए, जी मार्केट करिए, चलेगा, हिंदी का बाजार बनेगा, कमर्शियल सक्सेस आएगी हमें भी। जी तो मार्केटिंग को जो लेके एक बायस रहा है हिंदी राइटर्स में, उसे उन्हें खत्म करना पड़ेगा। मार्केटिंग कोई बुरी चीज नहीं है। आप कुछ बिल्कुल भी नहीं है। बनाते हैं तो आपको लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी होता है। तो मार्केटिंग के लिए जो बायस है सर, वो हमें खत्म करना पड़ेगा। इस पे मैं एक चीज और जोड़ूंगा, क्योंकि मैंने एक दो बार कई जगह साहित्य सम्मेलनों में ये बात कही है, तो सवाल आया है कि फिर तो कूड़ा भी बिकेगा। जी मैं आपको भयंकर मार्केटिंग कर दूंगा, आप मुझे कूड़ा खरीद के दिखा जी दीजिए। आप दुनिया के बेहतरीन मार्केटर ले आइए, मुझे नाम जी बताइए, मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करूंगा। जी उनके मार्केटिंग प्रयास से आपको कूड़ा मुझे खरीद के दिखा दीजिए, मैं जी सहमत हो जाऊंगा। जी आप वही चीज खरीदेंगे। मार्केटिंग का जो असल काम है, जो मैं सबसे पहले सवाल में बता रहा था आपको,
कि एडवर्टाइजिंग प्रमोशन है, मेरा काम है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। जी अगर आपको पता ही नहीं कि छात्र राजनीति पर आपकी रुचि है और आपको यही नहीं पता कि ये किताब आई है, किताब अच्छी है या ये बुरी, ये बात की बात। जी लेकिन अगर आपको पता ही नहीं तो पहले तो आप किताब ही नहीं उठाएंगे, जी तो पहली मार तो वही होगी। जी इसके बाद अगर वो किताब आपको पसंद आई तो आप कहेंगे कि मुझे किताब पढ़ने में मजा आया, आप 4 लोगों को रिकमेंड करेंगे, हम बात कर रहे हैं। आपको वो किताब पसंद नहीं आएगी तो मेरी किताब को पढ़ के बुद्धू बनने वाले 10 15 20 लोग 100 लोग होंगे, जी वो क्योंकि वो आगे किसी को नहीं कहेंगे कि मुझे किताब पढ़ने जी में मजा आया। वो प्रोडक्ट मार्केटिंग से नहीं बनेगा, वो शुरुआती पूछ लेके खत्म हो जाएगा। तो साहित्य में भी जो बात बार बार होती है कि नए राइटर मार्केटिंग से आप टिके कितने, जी बहुत सारे आए, बहुतों ने मार्केटिंग की, टिके कितने। जी तो जिनका पसंद आया, जिसको लेके पाठकों ने कहा कि हमें जमा, वो टिकेगा। जी लेकिन अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है जी किसी भी विषय पे। और मुझे कई बार लगता है ये थोड़ा कटु हो जाएगा कि अच्छी किताबों की मार्केटिंग ना करना, क्योंकि साहित्य को हम सब प्रोडक्ट नहीं मानते। जी साहित्य जो बिल्कुल। है समाज को एक चीज दे रहा है, कुछ दे रहा है, जी सिखा रहा है, उनके विचारों को खोल रहा है, तो हम समाज के प्रति एक पाप भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप उसको वंचित कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो जानना चाहता है इस विषय के बारे में, आप उसको वंचित कर देते हैं। अभी मैं बहुत सीधा किताब नहीं, इसका सीरीज का फिर से उदाहरण देता हूँ। क्लास की मैंने बात की, जो मैंने देखा अभी, जी एंटरटेनिंग है, मैंने आपको कह दिया। मैंने आपको ये भी साथ में बता दिया कि वो जो है, जो मैं देखना चाह रहा था वर्ग संघर्ष, वो नहीं दिखा मुझे। जी तो मैंने आपको जो है उसकी कितनी मार्केटिंग हुई, मार्केटिंग वैसे मैंने देख लिया, लेकिन साथ साथ मैं उसको, टाइम है तो देख लेना, वरना मैं रिकमेंड नहीं करता जिस तरह से मैंने इस किताब को रिकमेंड किया। तो मार्केटिंग का काम वहीं खत्म हो जाता है आपको बताने के बाद। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी है। तो साहित्य भी अच्छा साहित्य अपने आप जगह बनाएगा, लेकिन उसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएगा। बहुत अच्छा नवीन जी। नवीन जी, आखिरी में मैं बस आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, खासकर उपन्यास पढ़ने वालों के लिए, कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई आपका संदेश हो। देखिए, मेरा उपन्यास जरूर पढ़िए, ये मेरा पहला जी संदेश है। जी उसके अलावा समय बदल रहा है, मैं आजकल बड़ा देखता हूँ, हम सबके अपने विचार होते हैं, और चूंकि मैं राजनीति लिखता हूँ तो इसलिए मैं राजनीतिक विचार ही आपके सामने छोड़ूंगा। एक चीज जो मैंने चेंज होते देखी है बहुत ज्यादा, वो ये देखी है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक विचारों में कट्टर होते चले जा रहे हैं। जी जी लेकिन विचार हमारे जो है वो हमारे रहे, उसके अंदर कहीं कोई एतराज नहीं, लेकिन हमेशा ये स्पेस बना रखे कि सामने वाले को सुने। आज के दौर में लोग नाराज हो जा रहे हैं सिर्फ राजनीतिक विचारों पर, नाराज मत रहिए, जी आप विरोध बनाए रखिए। बड़ा इंटरेस्टिंगली कल मैं एक व्यक्ति से, तो मैं, जो लोग मुझे जानते जानते कि मैं थोड़ा सा सॉफ्ट राइट विंग की तरफ हूँ, विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ तो होना ही है। जी जी लेकिन मैं कल जिस व्यक्ति के साथ 3 घंटे बैठ के चाय पी रहा था, वो कट्टर कांग्रेसी। जी तो ये जो है, हमारे विचार अलग हैं लेकिन रिश्ते हैं, तो वो बनाए रखें। और आखिरी बात, किताबें जरूर पढ़ें। हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, हमारी जो दुनिया है ना, जी वो बहुत सीमित है। जी मैं बहुत घूमा हूँ, मैं बहुत देशों में घूमा हूँ। गूगल आजकल वो दिखाता था, मैंने देखा कि मैं 211 शहर घूमा हूँ। जी तो 211 शहर घूमने के बाद भी अगर मैं लोगों से मिला हूँगा तो वो संख्या 10,000 से अधिक नहीं होगी। जी तो मेरी जो सोच है वो 10,000 लोगों के आसपास ही रह जाती है, मेरी समझ। किताबें जो है आपको उस दुनिया को दिखा रही हैं जहां आप नहीं पहुंच पा रहे। ये हमेशा आपकी समझ को बढ़ाएगा। तो किताबें जरूर पढ़ें, जिस विषय में रुचि हो उस विषय को पढ़ें, और पढ़ें अच्छी किताब जो लगे उसको रिकमेंड करें, लोगों को पुश करें कि आप किताबें पढ़ा करिए। जी ये छोटा सा, मैं हर सवाल का जवाब बड़े बड़े दे रहा हूँ, तो मैंने कहा इसको छोटा नहीं क्यों नहीं किया जाए, इसको बड़ा ही किया जाए। और आपने संक्षिप्त में बहुत सारी चीजें कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यूअर्स इस बहुत ही रोचक सेशन को, इस बहुत इंटरेस्टिंग सेशन को बहुत पसंद करेंगे। और आपकी दोनों किताब जो मैं अपने साथ लेके बैठा था, पहली अरे वाह। मेडिकल स्टोर और दूसरी ढाई चाल, इसको जरूर पढ़ेंगे। मैं पर्सनली इन दोनों किताबों को रिकमेंड करता हूँ। ये कोई प्लग इन नहीं है, ये दोनों बहुत ही अच्छी किताबें हैं, आप जरूर पढ़िए। नवीन जी, साथ में जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।